छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, ट्रेड हो, कैसा भी बिजनेस हो, सबसे पहला स्टेप होता है अपना रजिस्ट्रेशन कराना। और वो रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी के अंदर। यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा जाने वाली है। और आप चाहें तो 40 लाख से ज्यादा का वेट करने के बदले आप वॉलेंट्री बेसिस पे भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी बैंक अकाउंट में अगर करंट अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वो सबसे पहली चीज जो आपसे मांगने वाले हैं वो है आपका जीएसटी नंबर। तो ये तो पता लग गया कि जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, लेकिन जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई करें और किस इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका जीएसटी नंबर आपके पास आ सकता है, वही आज का टॉपिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बिना किसी हेल्प के जीएसटी नंबर खुद अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी स्टेप्स फॉलो करके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सी रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप कैसे बड़े ही आसान स्टेप्स को फॉलो करते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप हमारी इस वीडियो को देखकर आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर आपका पैन नंबर आ जाएगा। दूसरा स्टेप यह है कि आपके पास आधार होना चाहिए और आपका वो आधार मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते जीएसटी नंबर, बट वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और उसमें आपका जीएसटी नंबर आने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। और फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगी, यानी कि जो आपका असेसिंग ऑफिसर होगा, हो सकता है कि वो आपकी प्लेस पर विजिट करे और विजिट करके ये देखे कि आप एक्चुअल में बिजनेस हैं या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका आधार लिंक्ड नंबर होगा, आधार के साथ आपका मोबाइल लिंक्ड होगा, तो आपको ये सब प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने gst.gov.in की वेबसाइट खोलनी है। उसके बाद आपको ऊपर कॉलम्स दिखेंगे जिसमें सबसे दूसरा कॉलम है सर्विसेज का। सर्विसेज में क्लिक करेंगे जैसे ही आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन का, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। वो आपसे साफ पूछेगा कि आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में आई एम सिलेक्ट करेंगे। नीचे बड़े सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे जैसे कि टैक्स पेयर आ रहा है, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पेयर को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर वो आपसे आपकी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी पूछेगा। जिस भी स्टेट में आप हैं आप वहां पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद वो आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। डिस्ट्रिक्ट आपका ये जानिए कि जैसे मैंने इसमें दिल्ली सिलेक्ट किया तो ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे वो पूछेगा लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो नाम जो आप मेंशन करना चाहते हैं अपने जीएसटी नंबर पे। अच्छा, ध्यान रहे लीगल नेम ऑफ बिजनेस आप जब भी डालें तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म की केस में आपको जो पैन डालना होता है वो प्रोप्राइटर का डालना होता है। अगर आप लीगल नेम में अपना ट्रेड नेम डाल देंगे, What is the difference between legal name and trade name? जैसे कि आपका पैन कार्ड है, लेट से मेरा पैन कार्ड रोहित सेठी के नाम से है, ठीक है, और मेरी कंपनी जो है वो टैक्स फैक्टर इंडिया है। तो अगर मैं टैक्स फैक्टर इंडिया का यहाँ पे नाम डाल दूंगा तो मुझे पैन कार्ड भी टैक्स फैक्टर इंडिया का डालना चाहिए। तो अगर मैं अपना पैन कार्ड डाल रहा हूं तो मुझे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में रोहित सेठी लिखना है। तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में अपना नाम लिखेंगे और नीचे अपना पैन नंबर लिखेंगे, राइट। देन उसके बाद आपको लिखनी है आपकी ईमेल आईडी। याद रहे ईमेल आईडी वही लिखना जो आप डेली बेसिस पे एक्सेस करते हैं, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट से जो भी नोटिस या जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो इसी ईमेल आईडी पर आपको मिलेंगे। और उसी के नीचे आपको डालना है अपना फोन नंबर। जैसे ही आप अपना फोन नंबर डालेंगे वो आपसे एक करेक्टर नीचे देगा, वो डालने के लिए जैसे ही आप करेक्टर्स डालेंगे वो आपसे ओटीपी मांगेगा। कौन से ओटीपी? 2 ओटीपी मांगेगा, एक मोबाइल ओटीपी, एक ईमेल ओटीपी। ये सबसे पहले ओटीपीज हैं जिसके अंदर आपका मोबाइल और ईमेल ओटीपी दोनों अलग अलग होंगे। आपको दोनों अलग अलग चेक करके ओटीपी डालने हैं। जैसे ही आप अपना मोबाइल एंड ईमेल ओटीपी डालेंगे वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और आपका एक टीआरएन जनरेट हो चुका है। टीआरएन होता है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, यानी कि आपका एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। अब ये रेफरेंस नंबर आपको आगे प्रोसीड करना है स्टेप नंबर 2 में। ध्यान रहे ये जो नंबर है ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर था जो अभी हमने टीआरएन जनरेट किया था। ये टीआरएन 15 दिन तक वैलिड रहेगा, यानी कि आपको अपना फॉर्म अब 15 दिन के अंदर अंदर भरना है। अगर आप अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नीचे आपको प्रोसीड का बटन दिख रहा होगा, आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। आप आ जाएंगे एक नए पेज पे जिसमें लिखा होगा जहां से आपने स्टार्ट किया था, जहां पे सबसे पहले था न्यू रजिस्ट्रेशन। पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था,
अब आप क्लिक करेंगे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पे, वहां पर आपने जो टीआरएन जनरेट हुआ था वो टीआरएन आप यहां पर डालेंगे, नीचे स्पेशल कैरेक्टर्स डालेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स डाल के आप प्रोसीड करेंगे तो वो आपसे ओटीपी पूछेगा। अब ये ओटीपी आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे गया होगा, लेकिन इस टाइम पर ओटीपी दोनों पे सेम जाएगा, तो अब आप कोई भी ओटीपी डाल सकते हैं। जैसे ही आप ओटीपी डाल के प्रोसीड करेंगे तो आपको वहां पर आपकी एक एप्लीकेशन दिखेगी ड्राफ्ट फॉर्म में, यानी कि अब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए आपके पास ये जो एडिट का बटन है, आपको इस एडिट के बटन पे क्लिक करना है। तो स्टेप 1 में हमने नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया, हमने टीआरएन जनरेट करके टीआरएन को लॉगिन करके अब हम वहां पर पहुंच गए जहां से हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं कि आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म भरना है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप नंबर 3 में। सबसे पहले आपने देखा कि आपकी डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस में लीगल नेम ऑफ द बिजनेस और पैन ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि वो हम ऑलरेडी डाल चुके थे, अब चेंज नहीं होगा। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है आपका ट्रेड नेम। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रहे हैं और आप प्रोप्राइटर का पैन डाल रहे हैं तो उस केस में आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तब आपने अपना नाम डाला था, लेकिन यहां ट्रेड नेम में अब आपको डालना है अपनी फर्म का नेम। जैसे मैंने पहले पैन डाला था अपना, रोहित सेठी लिखा था, अब मैं यहां पर टैक्स फैक्टर इंडिया लिखूंगा। ठीक है जी। तो अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपका ट्रेड नेम और लीगल नेम दोनों सेम ही रहेगा। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है। वही बात आ गई, या तो आप प्राइवेट लिमिटेड है, या आप लिमिटेड कंपनी है, या एलएलपी है, या प्रोप्राइटरशिप है, जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हमारे केस में प्रोप्राइटर था, हम प्रोप्राइटर सेलेक्ट करके आगे चले गए। अब ये नया ऑप्शन आया है एडिशनल ट्रेड नेम का, कि यहाँ पर आप एक और ट्रेड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके नाम पे आप बिल इशू कर सकते हैं, एडिशनल ट्रेड नेम भी दे सकते हैं। देन इसके बाद वो आपसे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हम न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सेलेक्ट करके आए हैं। देन उसके बाद आप आगे चलते जाइए। अगर आपके पास नीचे वो आपसे पूछ रहा होगा कि क्या रीजन है, आप क्यों रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो मेरे केस में हम वॉलंटरी बेसिस पे ले रहे हैं। आपके केस में हो सकता है कि आपने थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि 40 लाख की वो लिमिट क्रॉस कर ली है, या अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आप 20 लाख की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, या अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस है तो आपको डे 1 से लेके चलना है जीएसटी नंबर। तो ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि आप जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहते हैं। देन उसके बाद वो आपसे ये पूछेगा कि अगर आप वॉलंटरी बेसिस पे ले रहे हैं तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, लेट से आपकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जा रही है, अब आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी डेट पे आपने वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करी है। राइट। इसके नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं नहीं चल रहे, जैसे कि अगर आपने कहीं एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन करा रखा है, या कहीं अपना एमसीडी या किसी भी चीज में आपका रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप मेंशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, आप बिना मेंशन करे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जैसा कि आपने डेट सेलेक्ट कर लिया कि आपका बिजनेस कब शुरू हुआ था, एंड देन आप आगे बढ़ेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अब आपको एंटर करनी है प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर्स की डिटेल। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिख दिया था। सेकंड, हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है फादर्स नेम की। फादर्स नेम में हमें फर्स्ट नेम डालना मैंडेटरी है, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना आपकी मर्जी है। देन उसके बाद आपको एंटर करनी है डेट ऑफ बर्थ। एक बात याद रहे, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में जो दिया हुआ है आप एज इट इज वो ही डालें, क्योंकि यहां पर ये जो भी डिटेल्स चेक करेंगे वो सब पैन कार्ड से चेक करेंगे आपकी। देन इसके बाद आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है। अगर वो डिफरेंट है उससे जो आपने पहले डाला था तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं। देन आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है कि आपको ये लगता है कि मुझे दोनों जगह नोटिस चाहिए, कि अगर कोई नोटिस या कोई ऑर्डर आ रहा है आपको प्रोफेशनल आईडी पे भी चाहिए और पर्सनल पे भी चाहिए, तो आप यहां पर अपनी पर्सनल डाल दीजिए, दोनों आईडी पे आपके पास मेल आया करेंगी। राइट। देन उसके बाद आपको डालना है अपना जेंडर। देन उसके बाद नीचे है आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। तो मेरे केस में जैसे डेजिग्नेशन जो था वो प्रोप्राइटर था तो मैंने प्रोप्राइटर डाल दिया। जो पैन है वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा। अब आधार नंबर वो आपको लिखने नहीं दे रहा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि हमने बोला था कि आधार मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए और आधार ये लिखने नहीं दे रहा। तो फिलहाल आधार हमारे को चाहिए होगा, लेकिन सबसे लास्ट में रख के रखिएगा आधार। इसके बाद आपको डालना है अपना एड्रेस। जैसे ही एड्रेस की बारी आएगी आप अपना पिन कोड डालेंगे तो ये जो मैप है ना, ये मैप उस पिन कोड पे चला जाएगा। आपको उसके आसपास की लोकेशन को ड्रैग करके इस मैप पे छोड़ना है और अपना एड्रेस आपको प्रॉपर्ली पूरा डालना है, यानी कि जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड में मेंशन है वो आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा।
देन इसके बाद आपको नीचे डालनी है अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालते समय एक बात आपको खास ध्यान रखनी है कि उसकी जो केबी होनी चाहिए वो 100 केबी से कम होना चाहिए। जेपीजी फाइल हो 100 केबी से कम होनी चाहिए। आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालकर नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, आप उस पर टिक करेंगे और नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट कॉलम है ऑथराइज सिग्नेटरी का। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा होगा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, आप इस पर टिक कर दीजिए। जो ये हमने लास्ट स्क्रीन पे सबसे लास्ट में किया था ना ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, उसकी वजह से यहां पर ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रीफिल्ड आ रही है। तो आपने प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी डाल के क्लिक कर दिया। जैसे नीचे आएंगे वो आपसे पूछेगा कि आप क्या और कोई ऑथराइज सिग्नेटरी असाइन करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं ऐड न्यू करके आप उसकी पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। ये जितनी डिटेल्स आपने अपनी भरी है आपको उस ऑथराइज सिग्नेटरी की भी पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, जैसे कि मैं अपने केस में नहीं चाहता, तो सेव एंड कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद वो हमसे पूछेगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है कोई, तो हमारे केस में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर आपके केस में होगा तो आपको सेलेक्ट करके उसकी भी इंफॉर्मेशन पूरी भरनी पड़ेगी। देन इसके बाद आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बेसिकली वो प्लेस है जहां पर आप बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, जहां से आप बिजनेस करेंगे। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपकी फैक्ट्री कहां होगी, आपका ऑफिस कहां होगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आप सर्विस कहां प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जॉब वर्क देते हैं तो आप जॉब वर्क कहां देंगे। ये सब इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर फीड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस में जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे मैप उस जगह ड्रैग हो जाएगा। उसके आसपास की लोकेशन देखकर आपको ड्रैग करके वहां पे छोड़ना है एंड देन उसके बाद आपको उसका पूरा एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद आप देखेंगे नीचे वो आपसे पूछ रहा है कमिश्नरेट, वार्ड, डिवीजन और आपका रेंज। वार्ड तो आपको सिंपल वहां पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, आप डाल दीजिएगा क्योंकि उस पिन कोड में वार्ड वही होगा। अब बात आती है कमिश्नरेट, डिवीजन और रेंज की, तो उसके लिए आप एक काम करिए, आप गूगल पे एक और वेबसाइट खोलिए, मतलब एक और टैब खोलिए और उसके अंदर सर्च करिए कमिश्नरेट फॉर जीएसटी। जो भी सबसे पहला लिंक आएगा आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसी वेबसाइट खुलेगी जिसमें मेरा ऑप्शन दिल्ली था तो मैंने स्टेट दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। दिल्ली में जाते ही उसने एक ही जोन दिखाया, मैंने उसको क्लिक किया। देन उसके अंदर उसने मुझे दिल्ली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब दिखा दिया। तो मेरा केस में नॉर्थ ईस्ट था तो मैंने नॉर्थ ईस्ट देखा। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाकर उसने मुझे दिखाया कि ये सब डिविजन है। आप देखिए कि आपका डिवीजन किसमें से पिन कोड कहां लाई करता है। तो मेरा पिन कोड लाई करता था एक जगह पर, फिर उसके अंदर 5 रेंज खुल गई। अब इन 5 रेंज में से मेरा सेक्टर कौन से रेंज में है, तो इस तरीके से मुझे पता लग जाएगा कि मेरा कमिश्नरेट, डिवीजन और रेंज कौन सा है। इसी तरीके से आप भी इस पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप ये कमिश्नरेट, डिवीजन एंड रेंज डालेंगे उसके बाद वो आपसे नीचे बोलेगा कि अब आपको अपना एड्रेस प्रूफ डालना। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको ध्यान रखना है ये बातें कि अगर वो आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी है, अगर आपकी वो खुद की प्रॉपर्टी है तो आप एक इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी यूटिलिटी का बिल या हाउस टैक्स की रिसीट डाल दीजिए जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए, वही नाम जो आपके पैन कार्ड पे है। अगर पैन कार्ड वाला नाम और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लिखा हुआ नाम मेंशन नहीं है, सेम नहीं है, तो उस केस में भले ही प्रॉपर्टी आपकी ओन्ड है, ये मान लिया जाएगा कि वो ओन्ड नहीं है क्योंकि दोनों पर नाम सेम होना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है, रेंटेड का मतलब आपने रेंट पे ले रखी है, तो उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट भी डालना है। उस केस में आपको जो रेंट एग्रीमेंट जिससे आप बनवा रहे हैं, लेट्स से कि ए ने बी को प्रॉपर्टी रेंट पर दी, तो बी रेंट एग्रीमेंट डालेगा और ए का प्रॉपर्टी का प्रूफ भी डालेगा कि ए ने जो प्रॉपर्टी ए की है उसका प्रूफ क्या कि वो प्रॉपर्टी ए की है। मतलब वो बिजली का बिल डालेगा जो ए के नाम पे होगा और रेंट एग्रीमेंट डालेगा जो उसने ए के साथ एंटर किया होगा, और साथ ही साथ एक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा आपको एक स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करवा के। अगर वो प्रॉपर्टी लेट से आपके फादर की है या आपके मदर की है और आप उनसे रेंट पे नहीं ले रहे, तो उस केस में आपको एक एनओसी यानी कि कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा। तो उस केस में आप यहाँ पे कंसेंट मेंशन करेंगे। तो कंसेंट के केस में आपको वो प्रॉपर्टी कंसेंट पे मिली है तो आपको अपने फादर, मदर या जिसके भी नाम पे वो प्रॉपर्टी है उनका पैन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल जो उनके नाम पर आता है, और तीसरा आपको कंसेंट लेटर यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके नाम पे बना हुआ, नोटराइज हुआ अपलोड करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रहे, इन सबकी केबी की कुछ लिमिट है। रेंट एग्रीमेंट की 100 केबी है, कंसेंट लेटर की 100 केबी है, जो भी आप डॉक्यूमेंट डालते हैं 100 केबी है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं यानी कि जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे आप उसका पूरा डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं तो उसकी लिमिट 1 MB तक की है। तो ये आपको कंप्रेस करके ही डालना है क्योंकि इसकी लिमिट 100 के भी फिक्स करी हुई है। जैसे ही आप ये अपलोड कर देंगे आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा सेव एंड कंटिन्यू का।
आप उसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप इस फाइल्स अपलोड कर देंगे सारी, तो आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा, ये पूछेगा कि आप इस प्लेस पर कौन सी बिजनेस एक्टिविटी करने जा रहे हैं। यानी कि आप इस प्लेस पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या आप इस प्लेस पर वेयर हाउस बनाएंगे, या फिर आप इस प्लेस पर अपना ऑफिस बनाएंगे, या फिर आप यहां से जॉब वर्क प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप यहां से सर्विसेज सप्लाई करेंगे। जो भी करेंगे आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे वो आपसे पूछेगा कि क्या कोई आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, यानी कि इस प्लेस के अलावा कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस है। जैसे कई लोगों की फैक्ट्री कहीं और होती है, ऑफिस कहीं और होता है, तो उस केस में उन दोनों जगह का एड्रेस उनको डालना पड़ेगा, फैक्ट्री का भी और अपने ऑफिस का भी। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। देन सेव एंड कंटिन्यू। अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी कि अब आपको बताना है कि आप कौन से गुड्स में डील करेंगे या कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। लेट्स से अगर आप गुड्स में डील करेंगे तो कौन सी तरह के गुड्स होंगे, वुडन गुड्स होंगे, फर्नीचर होगा, रेडीमेड गारमेंट्स होगा, स्टील के प्रोडक्ट्स होंगे, कोई टॉयज होंगे। जो भी प्रोडक्ट, जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करने वाले हैं, आपको उसका HSN यहां पर मेंशन करना है। बेसिकली HSN एक ऐसा कोड होता है जो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मेंशन किया जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि सिस्टमैटिकली जो है अगर कोई HSN डला हुआ है तो हमें पता लग जाएगा ये HSN उस प्रोडक्ट को रेफर कर रहा है। तो आपको ये HSN यहां पे डालना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको HSN कहां से मिलेगा, तो जिस भी गुड्स में आप डील करते हैं आप गूगल पे जाके डालिए HSN फॉर जो भी गुड्स है। लेट्स से टॉयज हैं तो HSN फॉर टॉयज इन GST, तो आपको टॉयज का GST में HSN कोड मिल जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पे डालना है। आप यहाँ पे 5 टाइप ऑफ गुड्स डाल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 गुड्स में ही डील करेंगे, आप और ज्यादा गुड्स में भी डील कर सकते हैं और बाद में आप उसको ऐड करवा सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके केस में है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे वो आपसे आधार इंफॉर्मेशन पूछेगा, यानी कि वो ये पूछेगा कि ये जो आपने ऑथराइज सिग्नेटरी डाला है क्या हम इसका आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आप येस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो देखने में ये लास्ट स्टेप लग रहा है, दैट इज वेरिफिकेशन का, जिसमें आप वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करेंगे, प्लेस डालेंगे, डेट आज की डली हुई आएगी और आप सबमिट कर देंगे विद EVC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो कि आपके मोबाइल पे आएगा। जो नंबर या जो ईमेल आपने डाली होगी उस पे एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आएगा। देखने में ये लास्ट स्टेप लग रहा है, बट एक्चुअल में ये लास्ट स्टेप नहीं है। इसके बाद एक स्टेप है, लेकिन उसको देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो ने आपकी कितनी हेल्प करी GST नंबर लेने के लिए। तो चलिए लास्ट स्टेप पे मूव करते हैं, अपना लास्ट स्टेप GST रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट स्टेप क्या है। लास्ट स्टेप है, आपको एक मेल आएगी 2 से 3 घंटे बाद उसी ईमेल आईडी पे जो आपने ईमेल आईडी डाली थी। उस ईमेल आईडी में लिखा होगा कि आपको एक हाइपरलिंक भेजा हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। मतलब पहले तो वो आपकी जो एप्लीकेशन थी वो डल गई, देन आपके पास एक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हाइपरलिंक आया, जिससे वो ये जज करना चाहते हैं कि क्या वो एप्लीकेशन आप ही ने डाली है नहीं डाली, वो ये देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको एक क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, एक नई वेबसाइट खुलेगी, उसमें आपको कंसेंट देना है कि हाँ मैं कंसेंट देता हूं। देन उसके बाद नीचे आपको VID या फिर अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालते ही आप वैलिडेट करेंगे तो आपके फोन पे एक OTP आएगा, उस फोन पे जो आधार से लिंक्ड है, भले ही वो नंबर हो जो आपने ऑलरेडी GST में मेंशन किया हुआ है, या फिर वो उससे डिफरेंट भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर जो OTP आएगा वो आपके उस नंबर पे आएगा जो आपके आधार से लिंक्ड है, जो कि मैंने आपको स्टेप 1 से पहले बताया था कि जरूरी होना चाहिए लिंक होना। जैसे ही आप OTP डाल के क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास एक ARN यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जो कि आपकी मेल पे आएगा, AA से स्टार्ट होता है, जिसके बेसिस पे आप बाद में चेक कर पाएंगे कि आपके पास जो आपने एप्लीकेशन डाली थी उसका स्टेटस क्या है। आपकी एप्लीकेशन या तो सेंटर को असाइन होगी या स्टेट को असाइन होगी, ये एप्लीकेशन बेसिस पे देखा जाता है। असाइन होने के बाद हो सकता है कि उनको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए हो तो वो आपको क्लेरिफिकेशन भेज सकते हैं। वो क्लेरिफिकेशन फाइल कैसे करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास क्लेरिफिकेशन नहीं आती है तो डायरेक्ट आपके पास आंसर भी आ सकता है कि आपका GST नंबर एक्सेप्ट कर लिया गया है या रिजेक्ट कर लिया गया है। अगर रिजेक्ट किया जाता है तो 100% आपको रीजन दिया जाता है कि आपके GST रिजेक्शन का रीजन ये है। अगली बार जब भी आप GST दोबारा फाइल करें, इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, और हाँ, जो रीजन दिया हुआ था उस रीजन को ठीक करके ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें या इंफॉर्मेशन डालें। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प करी होगी और आप अपने सभी दोस्तों से इसे शेयर करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।